सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस के ऐसे राइटिंग के पेपर के बारे में। आप जानते हो कि यूपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में ऐसे राइटिंग का पेपर आपकी सफलता में बहुत बड़ा रोल निभाता है। जैसा कि सौभाग्य से मुझे भी जब 3 बार इंटरव्यू कॉल मेरा हुआ था, तीनों ही बार ऐसे राइटिंग में मेरा स्कोर बहुत अच्छा था और एक बार मुझे 157 मार्क्स भी ऐसे राइटिंग में प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए मैं अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पे साझा करना चाहता हूँ, ताकि जैसे इस बार जो 2021 का मेंस लिख रहा है या 2022 में मेंस लिखने वाले हैं, उन अभ्यर्थियों को यहाँ से काफ़ी लाभ हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे राइटिंग का एक सिलेबस होता है। आपने यूपीएससी की नोटिफिकेशन में देखा होगा, यूपीएससी ने एक सिलेबस दिया है ऐसे राइटिंग का, जिसमें 3-4 पॉइंट लिखे हैं कि आप निबंध को विषय के अकॉर्डिंग लिखोगे, संक्षिप्त लिखोगे और टू दी पॉइंट लिखने के साथ साथ आपका निबंध इफेक्टिव होना चाहिए। तो एक तो चीज़ ये है कि आप सबसे पहले सिलेबस जरूर देखना। मैंने इसके लिए एक ब्लॉग लिखा है, ऐसे राइटिंग की पूरी स्ट्रेटजी का एक शानदार ब्लॉग लिखा है। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में आपको ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा, आप एक बार लिंक जरूर पढ़ना। और ये वीडियो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैंने अक्सर एक चीज़ देखी है कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को यहाँ पे निबंध के पेपर में अच्छे मार्क्स मिले, जबकि मेरे जो दोस्त इंग्लिश मीडियम के हैं उनके मैंने कम मार्क्स देखे हैं। 110 से 120 के आसपास भी मैंने मार्क्स देखे हैं। तो इससे आपको इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा कि यार सामने वाला व्यक्ति जब बार बार 4 बार ऐसे में अच्छे मार्क्स ला चुका है, जैसे 3 बार इंटरव्यू कॉल हुआ, एक बार मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन ऐसे राइटिंग में चारों ही बार में मुझे अच्छे मार्क्स मिले। तो मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि यार मैं कैसे लिखता हूँ और मेरा क्या तरीका है और मैं किस प्रकार आंसर राइटिंग करता हूँ, तो उससे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलने वाला है। दूसरी बात इसमें करते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। ऐसे के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना होता है। आपने जीएस के जो चारों पेपर का आपने सिलेबस पढ़ा है, उसी सिलेबस का आपका जो कंटेंट है, डाटा है, जो भी आपके पास इसके अलावा अध्ययन सामग्री है, वो आपके लिए यहाँ पे काम आ सकती है। यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कोई बुक पढ़ना चाहते हो, तो आप निशान जैन और गंगा सर आईएएस, जिनकी एक हिंदी में बुक आई है, अच्छी बुक आई है, आप उसको खरीद सकते हो। बहुत अच्छी बुक है। उसके अंदर क्या है, टॉपर्स के ऐसे हैं, वो पढ़ के आप ज़्यादा से मतलब अच्छे से अध्ययन कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी यदि आप देखना चाहो तो एक जो टॉपर रहे हैं अपने अनुदीप सर, उनकी मतलब आपको एक बुक मिल जाएगी, ऐसे राइटिंग और आंसर राइटिंग की उन्होंने अच्छा उसमें बताया। आप चाहो तो फ्री में टॉपर्स के यूट्यूब पर वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, उसमें देख सकते हो। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा कि कुछ एक स्ट्रेटेजिक चीज़ें देख के उसके बाद में अपना एक तरीका बनाना पड़ेगा, कुछ थीम आपको तैयार करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से फिर आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। तीसरी बात आती है कि यार आप उन टॉपर्स की कॉपी जरूर देखना। आपको ये पता होना चाहिए कि किस टॉपर्स के ऐसे राइटिंग में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों विद्यार्थी ये कर सकते हैं। आपको विजन और दृष्टि की साइड पे टॉपर्स की कॉपी मिल जाएगी। तो टॉपर्स की कॉपी देखने से आपको ये पता लग जाएगा। अच्छा, इसमें आप एक काम कर सकते हो कि टॉपर्स ने जो निबंध लिखे हैं वही सेम निबंध आप लिखो और अपना निबंध उनसे मैच करो कि यार टॉपर्स कैसा लिखते हैं, आप कैसा लिखते हो। मुझे ये लगता है कि आप 10 से 15 हज़ार रुपये कहीं कोचिंग में खर्च करते हो, उसकी बजाय आप फ्री में ये काम करो कि टॉपर्स कैसा लिखते हैं। टॉपर्स की कॉपियाँ आजकल बहुत आसानी से मिल जाती है, आप गूगल करोगे आराम से मिल जाएगी। बहुत सारे निबंध आपको मिलेंगे। जैसे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी को मैं बताना चाहता हूँ कि आप दृष्टि की साइट पे जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको 2007, 8, 9 और जो हाल ही में जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं उनकी कॉपियाँ मिल जाएगी। मेरी अपनी कॉपी टेलीग्राम पे पड़ी है, जो मैंने कम से कम 8 से 10 ऐसे लिखे होंगे। मैंने ब्लॉग पे भी काफ़ी ऐसे लिखे हैं। तो आप मेरे ब्लॉग और टेलीग्राम से जुड़ना। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़, जिस पे आपको मेरी जो है टेस्ट कॉपीज है ऐसे राइटिंग की, वो आपको मिल जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है कि यार जब भी हम निबंध लिखें। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको बताता हूँ कि यार इसमें ज़्यादा मत पढ़ना, और ये भी नहीं कि आपको डेली आंसर राइटिंग करनी है। आप एक काम कर सकते हो, जैसे इस बार आप मेंस लिख रहे हो तो आप संडे को डिसाइड कर लो अपना टाइम कि संडे को मुझे 2 निबंध लिखने हैं। आप ये नहीं कर सकते कि जाके सीधा एग्जाम में अच्छे अच्छे निबंध लिख सकते हो या बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ऐसा नहीं होता है। बहुत अपवाद स्वरूप ऐसा होता है कि आपने घर पर बैठ के कभी निबंध नहीं लिखा और आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि यार जहाँ जीएस के पेपर में हमें 100 मार्क्स मिलते हैं या 110 मार्क्स मिलते हैं, वहीं ऐसे के पेपर में हम 150, 170 तक मार्क्स ला सकते हैं। हाईएस्ट मार्क्स 175 ऐसे में अभी तक आ चुके हैं। इंग्लिश मीडियम में 175 और हिंदी मीडियम 171 की मैंने मार्कशीट देखी है। तो इसका मतलब यार कोई भी मीडियम हो, निबंध के पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। जहाँ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यार जीएस के पेपर में जहाँ हमारे 100 प्लस मार्क्स लाना बहुत मुश्किल काम होता है, वहीं ऐसे में आप 170 तक जा सकते हो। इसका मतलब ये आपकी फाइनल रैंक डिसाइड करने में या आपको प्रॉपर आइस बनाने में कितना बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन मैंने अक्सर देखा कि विद्यार्थी इसको नेगलेक्ट करते हैं, और नेगलेक्ट करते हैं तो फिर उसका परिणाम भी मतलब उनको भुगतना पड़ता है। मेरे अच्छे दोस्त हैं जिनके मैंने एक चीज़ देखी है कि उनके निबंध के पेपर में 130 135 मार्क्स होते, 100 मार्क्स नहीं होते निबंध के पेपर में, तो शायद उनका मतलब प्रॉपर उनको आइस मिलता। या कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स मेंस की एग्जाम में है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में, लेकिन निबंध के पेपर में 100 के आसपास मार्क्स मिलने से उनकी फिर फाइनल रैंक या उनका लिस्ट में नाम नहीं आया। तो निबंध के पेपर को आपको समझना होगा कि यार निबंध का पेपर आपके लिए मतलब कितना बड़ा रोल निभाता है। मेरे लिए तो इसने बहुत बड़ा रोल निभाया कि यदि मैं बार बार इंटरव्यू तक पहुंचा तो निबंध का एक पेपर है जिसमें हमेशा मेरे अच्छे मार्क्स रहे, और मतलब
जीएस के पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट से तुलना करें तो निबंध के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स रहे हैं। तो ये बात होती है। अब आपको क्या करना है कि आपको एक तरीका डिसाइड करना है कि यार आपको संडे को एक काम करना है कि आप एक काम ये कर सकते हो कि यूपीसी के जो पुराने पेपर हैं, आपको कोचिंग वाले नहीं निकले, आपको क्या करना है, यूपीसी के जो ओल्ड पेपर जैसे 2020 के हो गए, 19 के हो गए, आपको उन पेपर पर लिखना चाहिए। और कम से कम 10 निबंध आप लिख के प्रैक्टिस कर लेते तो आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे हो जाता है। एक क्वेश्चन विद्यार्थियों के मन में हमेशा रहता है कि यार जो फिलोसफिकल ऐसे होता है वो कैसे लिखा जाता है। तो यार दोस्तों, फिलोसफिकल ऐसे अलग से कुछ नहीं लिखना होता। आपने एक स्ट्रेटजी बनाई होगी अपनी ऐसे राइटिंग की, जो भी आपने कहीं से स्टडी जैसी की है। आप एक काम कर सकते हो, मेरे 10-12 वीडियो मैंने फ्री में बनाए, आप प्लेलिस्ट में जाना और उनको जरूर देखना। तो वहाँ से आपको ये सीखने को मिल जाएगा कि यार फिलोसफिकल ऐसे या सामान्य जो ऐसे लिखते हैं उसमें कोई अंतर नहीं होता, तरीका सेम होता है कि यार कैसे हम उसमें रफ कार्य तैयार करते हैं, कैसे उसको फेयर में लिखना होता है, तो सेम तरीका होता है उसमें। फिलोसफिकल ऐसे में कोई अलग से कोई चीज़ें नहीं आती है। बस फिलोसफिकल ऐसे में ये होता है कि फिलोसफिकल ऐसे का टाइटल को थोड़ा समझना मुश्किल काम होता है। एक बार आपने क्या किया, टाइटल को सही से समझ लिया तो उसका लिखना आपके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी। और वही सेम तरीका होगा जो हम अन्य निबंध के पेपर में अपनाते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि वास्तव में निबंध कैसे लिखा जाना चाहिए। थोड़ी सी हम स्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं। हालांकि स्ट्रक्चर थोड़ा कम समय में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन इसके लिए आपको मेरे जो वीडियो 10-12 वीडियो मैंने फ्री में पढ़ा रखे हैं यार। आप कहीं भी 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये खर्च करते हो उसके बजाय एक बार मेरे फ्री वाली वीडियो जरूर देखना। आप इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से हो, दोनों को फ़ायदा मिलने वाला है। तो जैसे सबसे पहले क्या होता है कि आपकी जो भी कॉपीज होती है उसके अंदर रफ कार्य के लिए लास्ट में जगह होती है। शुरू में कोई रफ कार्य नहीं करना है, लास्ट में एक स्पेस होता है उसी में आपको रफ कार्य करना है। एक्चुअल में जैसे क्या होता है कि जैसे 3 घंटे का अपना निबंध का पेपर है, 3 घंटे में आपको डिवाइड कर लेना है कि 1.5 घंटा उसको देना है। और 1.5 घंटे में भी आप ये कर सकते हो, कम से कम 20 से 25 मिनट आपको क्या करना है, रफ कार्य तैयार करना है। कि सबसे पहले आपने निबंध का टाइटल चूज कर लिया कि जैसे आपको पता है कि 8 निबंध आते हैं, 8 में से आपने चूज कर लिया, दोनों में से सेक्शन में से एक एक निबंध चूज कर लिया। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा निबंध लिखना है। उसको लिख के आप रफ में लास्ट में आप उसको तोड़ने लग जाओ कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। जैसे इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, रोचक होना चाहिए। उसके लिए आप कोई अच्छी पोइम, कोटेशन, कोई स्टोरी उसमें डाल सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट तरीका हो सकता है। उसके बाद में क्या होता है, आप ये रफ कार्य में लिख लेना कि आप क्या डालने वाले हो, उसमें स्टोरी डालने वाले हो, उसमें कोटेशन डालने वाले हो। रफ कार्य में पहले से लिख के तैयार रखना कि आप कोई आपके पास डाटा है, कोई इंडेक्स है, उसको आप लिखना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद में जैसे बॉडी पार्ट होता है, तो बॉडी पार्ट में क्या होता है, ऐसे का पूरा पार्ट आ जाता है कि ऐसे में क्या क्या पूछा गया, उसमें कितने डायमेंशन आपको कवर करने। याद रखना, निबंध में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनानी होगी। आपको बहुआयामी दृष्टिकोण से आपको निबंध लिखना होगा। आपको अलग अलग मुद्दों पे जोड़ना होगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी मुद्दे हैं। आपको यहाँ कभी भी समस्या है ना कि यार मुझे बहुआयामी दृष्टिकोण आता नहीं है, तो आपके जीएस के चारों पेपर का सिलेबस याद कर लेना आप। जीएस फर्स्ट में कला संस्कृति है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, समाजशास्त्र है, सेकंड पेपर में पॉलिटी है, आईआर है। तो जितने जितने टॉपिक से आप अपने ऐसे को जोड़ोगे ना, उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, निबंध का पेपर आपको कैसा लिखना है, पैराग्राफ शैली में लिखना है। आपको बुलेट पॉइंट में या पॉइंट फॉर्म में या डायग्राम फॉर्म में यहाँ पे नहीं लिखना है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, उसमें मैप बना के आ जाएंगे, डायग्राम बना के आ जाएंगे। मेरे हिसाब से मेरी ओपिनियन ये कहती है कि यार आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पैराग्राफ शैली में लिखना है और एक पेज के अंदर 2 से 3 पैराग्राफ अच्छे माने जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले कम से कम 20 से 25 मिनट, आधे घंटे आप बिताओ किस पर, रफ कार्य पर बिताओ। कि जैसे आपने क्या प्रस्तावना में या बॉडी इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, बॉडी पार्ट में कितने कितने ऐसे के एंगल है, उसमें कारण पूछा गया है, समाधान पूछा गया है, या आपको वे फॉरवर्ड बताना है, उस पर बात कर सकते हो। लास्ट में निष्कर्ष आपको बताना होता है। जैसे निष्कर्ष में आपको क्या करना, अपना एक पॉजिटिव तरीका रखना कि जो भी समस्या आपने निबंध में बात की है, समाधान की बात की है, लास्ट में निष्कर्ष में आपने एक बात, अपना एक सुझाव दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है। और उसको कोशिश करो लास्ट में एक अच्छे कोटेशन के साथ या अच्छी कोई भी लाइन हो सकती है, आप उसके साथ एंड कर सकते हो। तो ये तरीका तो आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप रफ कार्य नहीं करोगे, जब तक घर पे बैठ के नहीं लिखोगे, तो अच्छे मार्क्स आने की संभावना कम रहती है। तो आप मेरे मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मेरे 10-12 वीडियो देखोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने वहाँ फिलोसफिकल ऐसे भी लिखे हैं, या जीएस टाइप के मूर्त जो विषय के निबंध आते हैं वो भी मैंने लिखे हैं। ये आपका एक तरीका हो सकता है। तो आप मेरे निबंध पढ़ना, और इसमें मेरी सलाह रहेगी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी टॉपर्स के निबंध जरूर पढ़ना। आपको पता लग जाएगा कि टॉपर्स के मार्क्स निबंध के पेपर में अच्छे क्यों आए हैं, आपके भी आ सकते हैं। इतना सा सुधार करना है। बाद में एक काम करना है कि जैसे आप 2021 की एग्जाम दे रहे हो, तो आप थीम डिसाइड कर लो 10-15 कि इस टॉपिक के निबंध हर साल यूपीसी पूछता है। आप एक बार यूपीसी के 4-5 साल के पेपर को देखोगे ना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यूपीसी हर साल एक कोई एजुकेशन का या इन्वायरमेंट का, वुमेन इंपावरमेंट का क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है। तो आप पहले से थीम डिसाइड कर लो, एक स्वास्थ्य की, एक शिक्षा की, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आजकल पूछा जा रहा है, स्वास्थ्य का हो गया इसमें। ऐसा करके 10-15 निबंध की आप थीम डिसाइड करके उससे संबंधित क्या करो, डाटा, कहानी, शॉर्ट स्टोरी, केस स्टडी जुटा लो।
इसका बहुत फ़ायदा मिलता है कि ये निबंध के पेपर में आप 10-12 ऐसे थीम तैयार रखते हो, तो वहाँ पे एग्जाम में क्या होता है, आपके पास कम टाइम में ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज के साथ लिखना आसान हो जाता है, तो इसका फ़ायदा मिलता है। तो ऐसी थीम आप ज़रूर तैयार करना अपनी, टॉपर्स को देख के भी तैयार कर सकते हो। बहुत सारे टॉपर्स ने अपनी स्ट्रेटेजी में बताया कि उन्होंने पहले से 20-25 निबंध की एक थीम तैयार कर ली थी और उनके दोनों निबंध लगभग उन्हीं से आगे थे। तो उससे फ़ायदा क्या मिला कि उनके पास कंटेंट था, उनको समस्या नहीं है कि कंटेंट लिखने में। और निबंध के पेपर में तो यार लास्ट में 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा, विशेषकर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों की बोलना चाहूँगा कि आपके निबंध में 3-4 चीज़ें हैं, तो आपको 150 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे सबसे पहले आपका ऐसे क्या होना चाहिए, एक लाइक स्टोरी होना चाहिए, कहानी की तरह होना चाहिए, उसमें एक फ्लो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात होती है कि इसमें यार आप ना तार्किक शैली में बात करो, प्रभावशाली तरीके से बात करो कि जो भी आप स्टेटमेंट बोल रहे हो, उसके पक्ष में आप डाटा, एग्जाम्पल दे रहे हो। कोशिश करनी है करंट एग्जाम्पल, हिस्टोरिकल जो भी आपको एग्जाम्पल लगते हैं, एग्जाम्पल जरूर पैराग्राफ में डालने, उसका बहुत फायदा मिलता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो भी आप बोल रहे हो ना, उसको अंडरलाइन जरूर करना। जो भी आपने एग्जाम्पल डाला है, कहीं डाटा डाला, तो अंडरलाइन जरूर करना। और उसी पेन से कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्लू पेन से लिखते हैं, ब्लैक पेन से अंडरलाइन करते हैं, कर सकते हो, आपके पास टाइम है तो। मैं सिंपल है कि मैं एक 5 रुपये का जो पेन आता है वो इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। जो आता है सेलो का फाइन ग्रिप पेन आता है वो इस्तेमाल करता हूँ, उसी से अंडरलाइन करता हूँ। तो 157 मार्क्स भी आए हैं, 131 भी आए हैं, इसी रेंज में रहा है, 131 से नीचे कभी मार्क्स नहीं आए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये होता है कि यार 150 प्लस मार्क्स निबंध में लाए जा सकते हैं। और जिन जिन के साथ मैंने स्टडीज़ की चर्चा की, जो विद्यार्थी मेरे दोस्त हैं जो पहले निबंध में उनके मार्क्स कम आ रहे थे, तो उनका भी मैंने स्कोर बढ़ते हुए देखा है, 135 तक उनका जाते हुए देखा है। तो इसका फ़ायदा मिलता है कि आप एक स्ट्रेटजी पे काम करके उस पे काम करते हो। रियल में यदि आप वाकई हार्ड वर्क करते हो, और इसमें वैसे हार्ड वर्क की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है कि यार हर संडे को आप एक काम करो, चाहे आप 2022 की मेंस की एग्ज़ाम लिखोगे या 21 में लिखोगे, आपको एक काम करना है कि हर संडे को आप निबंध लिखो यार, 1 लिखो, 2 लिखो, जितना आपका मन करता है, 10, 12, 15 निबंध आपको ज़रूर लिखने चाहिए, उसका फ़ायदा मिलता है। और लास्ट में अच्छा मैं एक बात बोल रहा था कि आपका अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले आपका ऐसे क्या होना चाहिए, स्टोरी की तरह होना चाहिए। एक उसमें फ्लो मेंटेन करना चाहिए, और इसके अलावा अंडरलाइन जो करनी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात और हो जाती है कि यार आप क्या करो, एक इफेक्टिव वे में, तार्किक शैली में जो हम बात कर रहे थे, उसी में आपको निबंध लिखना है। ऐसे फालतू के स्टेटमेंट नहीं लिखने हैं। बहुत अच्छे प्रभावशाली तरीके से आप लिखोगे, क्योंकि यूपीएससी ने सिलेबस में भी लिखा है कि आप प्रभावशाली तरीके से निबंध लिखते हो, संक्षिप्त तरीके से लिखते हो ना, अपनी बात कम शब्दों में कहना जानते हो, तो आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं। सिलेबस में ऐसा मेंशन किया हुआ है, तो आपको इन चीज़ों में ध्यान रखना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और हो जाती है कि आपको जो निबंध में पूछा गया है, उसको सही से समझकर उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। आपको फालतू की बातें उसमें नहीं करनी है। एक होता है बहुआयामी दृष्टिकोण। यदि आपके निबंध के पेपर में बहुआयामी दृष्टिकोण होगा, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होगी, तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो निश्चित रूप से आप लोगों के काम आएगा। और बाकी कमेंट करके बताना कि ऐसे राइटिंग का कोई और वीडियो आपको चाहिए बनाना हो, जिस पर हम बात कर सकते हैं, कभी फिलोसफिकल ऐसे पे बात कर सकते हैं। हालाँकि मैंने बार-बार बताया भी है कि पहले ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको ये वीडियो याद दिलाने के लिए भी बनाया कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लेसन ऐसे के बना दिए। एक बार देखना, फ्री में ऐसा कंटेंट आपको बहुत कम लोग बताएँगे और आपको फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं एक और लेसन में। बहुत-बहुत धन्यवाद, और ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इनको लाइक शेयर ज़रूर करते रहना। थैंक यू।